हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडमार्क टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है बेसिकली ट्रेडमार्क असाइनमेंट का। और ट्रेडमार्क असाइनमेंट बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली ट्रेडमार्क ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ाइल होता है इंडिया में फ्रॉम वन ओनर टू अनदर। इट मे बी फ्रॉम कंपनी टू इंडिविजुअल और इंडिविजुअल टू कंपनी। सो अब पर से इसमें असाइनमेंट रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में बात नहीं होगी, बट इसमें इम्पॉर्टेंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे येसदी केस के बारे में। सो येसदी केस बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट एक ट्रेडमार्क का लैंडमार्क केस हुआ है रिसेंटली, और इस केस के सारे पहलू आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे क्या इम्पैक्ट होता है बिज़नेस ओनरशिप पे और बिज़नेस के फाउंडिंग मेंबर्स पे और उन लोगों पर जिनकी कंपनीज लिक्विडेशन में जाती हैं, और उनके ट्रेडमार्क्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो किस तरीके से इनहेरिट होगी या डिज़ोल्व होगी या फिर किस तरीके से एक्वायर होगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको इसमें फैक्ट्स बता देती हूँ इस केस के। सो बेसिकली येसदी एक बहुत फेमस मोटरसाइकिल ब्रांड होती थी। उसमें जो इस ब्रांड नेम से जो मोटरसाइकिल्स बनती थी, इसकी एक बहुत ज़्यादा फॉलोअरशिप थी, और ये इंडिया में मैसूर में एक कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती थी। कंपनी का नाम था आइडियल जावा प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या हुआ, ओवर द टाइम ये जो ब्रांड नेम था ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था इन 90s। तो इसकी एक बहुत ज़्यादा फॉलोअरशिप थी और इस मोटरसाइकिल के बहुत ज़्यादा फैंस थे। अब सडनली इन 90s में येसदी के बाद क्या हुआ कि इसके ऑपरेशंस हॉल्ट हो गए इन 1996। 1996 में कंपनी ने बिज़नेस वाइंड अप कर दिया, एंड जो कंपनी ओन करती थी येसदी ब्रांड को, दैट इज़ आइडियल जावा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन लोगों ने बिज़नेस को हॉल्ट करने के बाद इसको फाइनली वाइंड अप की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। सो जो लीगल बैकग्राउंड से रही हैं उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, वाइंड अप बेसिकली क्या होता है कि जब आपका बिज़नेस आप ख़त्म करते हैं तो उसकी एक फॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, और वाइंड अप के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो उस प्रोसीडिंग्स के अंदर आपकी जितनी भी कंपनी की एसेट्स होती हैं उनका वैल्यूएशन होता है, और हर तरीके से क्रेडिटर्स वगैरह इन सब के बहुत सारी चीज़ें एक्शन प्लान होता है। वो हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फॉर द टाइम बिंग येसदी वॉज अ फेमस ब्रांड, और उसकी कंपनी का बिजनेस फिर हॉल्ट पे आ गया, एंड देन दे इनिशिएटेड वाइंडिंग अप प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि अब येसदी जो ट्रेडमार्क था वो बेसिकली ट्रेडमार्क था कंपनी का आइडियल जावा प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी जिन्होंने स्टार्ट करी थी, उनकी डेथ होने के बाद उनके जो लीगल हेयर थे, जिनका नाम बोमन ईरानी है, जो मतलब लीगल हेयर मतलब उनके सन थे, तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रांड की फॉलोअरशिप बहुत ज़्यादा है और अब उसको वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो बंद हो गई है, और वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक अग्रीमेंट करना चाहते थे। बेसिकली वो इस ब्रांड को रिवाइव करना चाहते थे। अब आप लोग भी सोचोगे कि जैसे अब कंपनी काम नहीं कर रही है, ऑपरेशनल नहीं है, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो जो ओनर का बेटा है वो क्यों नहीं यूज़ कर सकता ब्रांड, राइट? बट यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट ने इस केस में सेटल किया कि कंपनी जो होती है वो लीगल एंटिटी होती है, कंपनी के अपने लीगल राइट्स होते हैं, और कंपनी अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, और कंपनी जो ब्रांड ओन करती है, जो ट्रेडमार्क ओन करती है, उस पर कंपनी का ही राइट होता है अनटिल एंड अनलेस वो प्रॉपर्टी, जैसे येसदी ट्रेडमार्क, वो कंपनी से खरीदा गया हो, या फिर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया गया हो जिसमें ये इंटेंशन प्रूव हो रही हो कि ये जो प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रेडमार्क जो दिया गया है वो ओनर के पास है, और ओनर ने परमिशन दी है कंपनी को टू यूज़ करने के, लाइक बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग अग्रीमेंट और बाय वे ऑफ एनओसी, जो इस केस में बिल्कुल भी नहीं था, और जिसका बहुत बड़ा भुगतान जो है कंपनी के लीगल हेयर जो
बोमन ईरानी थे, वो जो चाहते थे कि मतलब वो ये ब्रांड नेम यूज़ कर पाएँ और इसे रीलॉन्च कर पाएँ, तो वो एब्सेंस ऑफ एनी सच इंटेंशन, तो ये जो ट्रेडमार्क है वो कंपनी की ओनरशिप ही माना गया। अब इसमें कंट्रोवर्सी ये हुई कि जब वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ आके ये लॉन्च करना चाहते थे दोबारा से ब्रांड, तो एक एसोसिएशन थी आइडियल जावा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जो उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन थी, और उन कंपनी का जो लिक्विडेटर देख रहे थे, उन लिक्विडेटर के साथ मिलके उन्होंने बोमन ईरानी का ये ट्रेडमार्क एक्विजिशन को चैलेंज किया। तो अब कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या ट्रेडमार्क लीगल हेयर के पास जाएगा या वो कंपनी की प्रॉपर्टी है जो बिना कंपनी से अग्रीमेंट किए हुए या बिना कंपनी की परमिशन के यूज़ नहीं हो सकता है। तो इसमें कंपनी ने बहुत क्लियरली एक डिमार्केशन करी कि जब एक कंपनी लीगल एंटिटी है, जैसे कि कंपनी एक लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी इज़ लाइक वो सारे काम कर सकती है जो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है। मतलब वो प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, ट्रेडमार्क ओन कर सकती है, ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकती है, मार्केट कर सकती है, सारे राइट्स एक लीगल एंटिटी के पास होते हैं। तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है। इस केस में भी यही होता है कि जो येज़दी ट्रेडमार्क था वो कंपनी का था, और वो कंपनी के जो कस्टमर बेस है उसके सामने उसकी एक इमेंस गुडविल थी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे सपोज करें कि कंपनी बंद हो गई है, लेकिन वो जो ट्रेडमार्क है वो कोई भी एक आम इंसान एसोसिएट करेगा उस कंपनी के प्रोडक्ट से, उस कंपनी के गुडविल से। तो इसलिए कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि जो ट्रेडमार्क है वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी है, और बिना उसके कॉन्सेंट के वो रीलॉन्च उनका जो फाउंडर है उनके बेटे भी नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग कि उसमें कोई उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि उनके जो फर्स्ट फाउंडर थे उन्होंने कंपनी को कोई लाइसेंस अग्रीमेंट दिया हो या कोई एनओसी दिया हो या परमिट किया हो उसको यूज़ करने का। तो कोई एक्सप्रेसली एक एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट नहीं था जो ये बता पाए कि वो ट्रेडमार्क कंपनी की प्रॉपर्टी ना होकर मेन फाउंडर की प्रॉपर्टी है, जो कि इनहेरिटेंस में आ सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल करने में हम सोचते हैं कि यार कितनी छोटी सी बात है, इतनी सारी ब्रांड्स आती हैं, हर कोई फाइल करता है, तो हम भी करेंगे फाइल और कर लेते हैं। लेकिन आपका जो एप्लीकेंट होता है उसमें आपको देखना होता है कि उसमें वो ट्रेडमार्क आपने कंपनी के नाम पे फाइल किया है, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे फाइल किया है, या अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी एज अ प्रोपराइटर फाइल किया है। अगर आपने एज अ प्रोपराइटर फाइल किया है तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपने कंपनी के नाम पे फाइल किया है, आप चाहे भले ही उस कंपनी में शेयर होल्डर हो, डायरेक्टर हो, जो भी हो, आपका वो ट्रेडमार्क कंपनी की ओनरशिप है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते एज अ पर्सनल ओनरशिप। ठीक है। तो इस टाइप के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो ओनरशिप को लेके आगे अराइज हो सकते हैं। तो जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल करें अपनी इंटेंशन बहुत क्लियर रखें कि आपको हमेशा उस ट्रेडमार्क की ओनरशिप खुद के पास रखनी है या अपनी कंपनी के पास रखनी है। क्योंकि अगर वो कंपनी के पास आपने फाइल किया है तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी है,